सभी को नमस्कार। मैं हूं रविंदर राव। आप देख रहा है एसएचजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमें बात किया है कि संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति की पहले बैठक की एजेंडा क्या होता है, वो एजेंडा बिंदु को कैसा चर्चा करना चाहिए। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्यकारिणी समिति बैठक दूसरा। हर महीने 2 बैठक की बात हम कर रहा है, इसीलिए दूसरा बैठक में क्या क्या एजेंडा बिंदु हम तय करना चाहिए और उसका बातचीत कैसा होना चाहिए, आइए देखते हैं। यह है जो उदाहरण की तौर पर बता रहा है, थोड़ा सा आपकी संकुल स्तरीय संगठन की ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें आगे पीछे भी कर सकते, कुछ चीज़ें जोड़ सकते, कुछ चीज़ें शायद निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देख लीजिएगा, अगर कोई ऐसी बिंदु है तो आप बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ जोड़ना है तो बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं। अब पूरा मुद्दा को पहले वाले बैठक की एजेंडा मैंने दिया था आपको पिछली वीडियो में, अभी इस वीडियो में आपको दूसरा बैठक की मुद्दा बता रहा है। अगर उसमें और इसमें अगर आपको ऐसा लगे कुछ छूट गए तो आप बिल्कुल उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा कौन सा बैठक में वो मुद्दा जो छूट गया है वो कौन सा बैठक में ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा, सोच लीजिएगा। चलिए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि प्रार्थना, जो इसके बारे में बताने का जरूरत नहीं है, प्रार्थना करते हैं, परिचय करते हैं और उपस्थिति भी होता है। उपस्थिति के बारे में पिछले बैठक की फैसलों के समीक्षा, जैसे मैंने दूसरा वीडियो में भी बताया था, जो फैसला लिया गया पिछले महीने मीटिंग 2 में, पिछले महीने मीटिंग 1 में जो लिया था उसके बारे में नहीं, मीटिंग 2 का समीक्षा मीटिंग 2 में होना चाहिए, मीटिंग 1 की समीक्षा जो मीटिंग 1 में होना चाहिए, ये क्लैरिटी हमको रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि मीटिंग 1 की समीक्षा अगर मीटिंग 2 में करेंगे तो 15 दिन ही होगा ना, इसीलिए अगर मीटिंग 2 की समीक्षा मीटिंग 1 में करेंगे तो भी 15 दिन ही होगा। कम से कम जो भी हम तय किया है, जो भी निर्णय लिया है, उसको करने के लिए 30 दिन का तो अवधि मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, तो अगर मीटिंग 1 का निर्णयों की समीक्षा अगले मीटिंग 1 में होना चाहिए और मीटिंग 2 का निर्णय के ऊपर समीक्षा जो है अगले मीटिंग 2 में होना चाहिए। इस बात को आगे बढ़ाते हुए, जो पिछले बैठक, इसी बैठक 2 में जो निर्णय हुआ था उसकी समीक्षा, मतलब क्या क्या निर्णय लिया गया है, वो निर्णय का प्रभाव क्या है, वो निर्णय कहाँ तक आया है, अगर कुछ पीछे पड़े हैं या कुछ हुआ है नहीं हुआ है, उसका कारण क्या है और उसको उसमें और क्या करने का ज़रूरत है, आदि चीज़ के बारे में समीक्षा करना और उचित निर्णय फिर से लेना पड़ता है उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये है बात। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा मुद्दा है उपसमितियों का समीक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे राज्यों में भी हमको देखने के लिए मिल रहा है, हमारा बहुत सारे भाई बहन बंधुजन बता रहे हैं कि ये हमारा फंक्शनल कमिटीज यानी कि उपसमितियाँ जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना बेहतरीन तरीके से बहुत सारी जगह काम नहीं कर रहा है कारणवश। लेकिन जब तक ये उपसमितियाँ काम सही से नहीं करते हैं तब तक ये सीएलएफ में अपनापन आना मुश्किल होता है, सीएलएफ में बहुत बेहतरीन तरीके की लीडरशिप को पैदा करना मुश्किल होता है और सीएलएफ का काम तेज गति से बढ़ाना भी मुश्किल होता है। इसीलिए दोस्तों, उपसमिति के ऊपर एक अच्छी तरीका की जो समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि ये उपसमितियाँ कम से कम ये 5-6 उपसमितियाँ हर एक सीएलएफ में रहता है। उसका नाम आपको पता है, अगर नहीं है तो दूसरा वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बता देंगे। लेकिन एक एक उपसमितियाँ मान के चलेंगे। पहला उपसमिति निगरानी वाले उपसमिति को पिछले महीने में क्या क्या काम दिया गया है, वो उपसमिति वाले क्या करना है, यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करना बिना प्रारूप। ये उपसमिति को जब हम प्रशिक्षण देते हैं, वो प्रशिक्षण के दौरान उनको करने वाला काम या नहीं करने वाला काम, कैसे जाना, कहाँ जाना, कैसे करना, क्या करना, आदि चीज़ें बताने से काम खत्म नहीं होगा। काम करने के बाद वो लोग रिपोर्ट कैसे तैयार करना, 1 पेज का 2 पेज का जो प्रारूप बना के आप देना चाहिए, वो प्रारूप में जो किया गया काम को वो लोग लिख के लेके आते हैं। जब ये एजेंडा बिंदु आएगा, एक एक कमेटी लोगों को खड़े होने के लिए बोल देंगे, इसी के सामने वो लोग अपना बताना चाहिए अपना कमेटी क्या क्या योगदान दिया है, क्या क्या काम किया है। तो ऐसा बैंक लिंकेज कमेटी का, मॉनिटरिंग कमेटी का और आजीविका कमेटी का, जो भी सेहत कमेटी का, जो भी कमेटी से 4 या 5 कमेटी है, हर एक कमेटी को 10 या 15 दिन का 10 या 15
मिनट का टाइम दे दीजिएगा और विस्तृत रूप से उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए, वैसा उसका समीक्षा होना चाहिए। वो समीक्षा होने के बाद उनका जो आने जाने का जो भी रवाना का जो ट्रैवल अलाउंस है उसको मंजूरी करना चाहिए, और उन लोगों को जो भी आपका CLF में तय किया गया है जो उनका डेली वेज लास्ट जिसे बोलते हैं, अगर वो गांव में रहेंगे तो कुछ मजदूरी मिलता है, कुछ काम करने से जितना आप फिक्स करते हैं जो वेज लास्ट बोलता है उसको, वो वेज लास्ट कितना है वो पूरा वहीं पे उन लोगों को सैंक्शन करना चाहिए। उसी दिन मीटिंग एंड तक उसको वो लोग चेक के रूप में पैसा देना चाहिए, नहीं तो उनको उनकी अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहिए। ये है उपसमिति का समीक्षा। लेकिन सभी समिति, अगर आप 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी समितियां हो, सभी समितियों का समीक्षा इसी तरह होना चाहिए। ये कागज आप फाइल में रख के रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है सामाजिक समावेश पर चर्चा, यानी कि इंक्लूजन बोलते हैं। सामाजिक समावेश मतलब हमारा समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको बोलते हैं अपाहिज बोलते हैं, दिव्यांग बोलते हैं, और बुजुर्ग बोलते हैं, निस्सहाय लोग बोलते हैं, और आदिवासी लोग जानते हैं, मतलब जनजाति का लोग जो है बहुत किनारे पे समाज की दायरे पे कोने कोने पे रहते हैं। जो छूटे गए परिवार, समाज से जो छूटे गए परिवार जो रहता है, जंगलों में कुछ लोग रहते हैं, गांव में रहते हैं, लेकिन उन लोगों को मतलब गांव के अंदर आने नहीं देते हैं। मतलब कई सारे लोग हैं, वंचित समुदाय की लोग हैं, उन सबको हमारा NRLM की दायरे में लाना चाहिए, ये आप जानते हैं। लेकिन उसके बारे में जब तक हमारा EC में गहराई से उसके बारे में समीक्षा नहीं होता है हर महीने, उन लोगों को हमारा समूह में लाना भूल जाते हैं लोग। जो अन्य लोग हैं वो जल्दी जल्दी समूह में आते हैं और RFCF का लाभ या बैंक लिंकेज का लाभ फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। बिल्कुल वो उठा सकते हैं, लेकिन जो किनारे में दायरे में है, मतलब वंचित समुदाय का लोग है, उनको प्राथमिकता देना चाहिए। अगर जब तक वो लोग समूह में नहीं आते हैं, समावेशन नहीं करते हैं, उन लोगों को NRLM का जो भी फायदा मिलना मुश्किल होता है। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये इंक्लूजन यानी कि सामाजिक समावेशन पर चर्चा बिल्कुल गहराई से करना चाहिए। उसमें निश्चित तौर पर एल्डरली यानी कि बेसहारा निस्सहाय बुजुर्ग लोगों को हम एक एल्डरली ग्रुप्स के बारे में आपको पता है, अगर नहीं है तो इसमें मैं लिंक देता हूं। एल्डरली समूह कैसा बनाना, कैसे चलाना, एक वीडियो बनाया मैंने, वो लिंक देता हूं, वो देख लीजिएगा। लेकिन सारे ऐसे एल्डरली को मतलब बुजुर्ग लोगों को पहचान करना चाहिए और उन लोगों को समूह में लाना चाहिए। एक स्पेशल समूह इन लोगों के लिए बनाना चाहिए। दूसरा जो है दिव्यांग लोग, ये दिव्यांग लोगों का समूह भी कैसे बनाना और उसको कैसे चलाना, उसको क्या क्या सुविधा मिलेगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाया, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। इसका भी लिंक मैं इसमें देने के लिए कोशिश करता हूँ, वो भी देख लीजिएगा। लेकिन हर एक बच्चा से लेके बुजुर्ग तक जो भी दिव्यांग है उन सबको पहचान कर लीजिएगा और उन लोगों को समूह में लाइएगा, और स्पेशल समूह उन लोगों के लिए, दिव्यांगों के लिए बनाना चाहिए। और वो PVTG यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष जनजाति लोग जो है दूर किनारे पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, वैसी जो लोग हैं उन लोगों को भी पहचान करके PVTG SAG भी बनाना चाहिए। यानी कि एल्डरली SAG, दिव्यांग SAG, PVTG SAG बनाना, और उन लोगों को सबको हमारा NRLM की फोल्ड में लाना जरूरी है। वो काम कितने तक आया है, उसका पहचान कहाँ तक हुआ, जो पहचान किया गया लोगों को कितना समूह बनाया, ये निरंतर समीक्षा, जब तक वो 100% हमारा समूह में आते नहीं है तब तक उसका समीक्षा बैठक 2 में कार्यकारिणी समिति करना चाहिए। ये 3 तरह की जो संस्था SAGs के बारे में जो वीडियोस है उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। और जो नेक्स्ट हमारा एजेंडा बिंदु है सामाजिक विकास पर चर्चा। सामाजिक विकास मतलब अंग्रेजी में सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। जो सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या है, जेंडर के बारे में आप जानते हैं, लिंग भेदभाव कितना गहराई से सोचने वाली बात है। हमारा समाज में ये लिंग भेदभाव की वजह से कितने तरह की हरकतें हो रहा है, अखबारों में, टीवी में हमको देखने के लिए मिल रहा है। हर तरह की परेशानी, हमको बहुत सारे परेशानी ये जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से हमको ये समस्या पैदा हो रहा है। इसीलिए उसको जड़ से निकालना है तो ये दूसरी वाले बैठक में विस्तृत रूप में ये जेंडर वाला बात को लेके, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एक काम है हमारा NRLM में, उसको लेके हमारा स्टाफ में जेंडर सेंसिटिविटी लाना है, हमारा कैडर में जेंडर सेंसिटिविटी लाना है, हमारा लीडरों की सोच में बदलाव लाना है, हमारा मेंबरों की सोच में बदलाव लाना है, ताकि वो लोग सही तरीके से सोचे और बेटा बेटी को
समान समझे और महिला पुरुष को समाज समझे, मतलब धीरे धीरे हम इस समाज में जो समानता वाला समाज को निर्माण करने की जो काम है यहाँ से शुरू होगा। इसलिए जेंडर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। और जो फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश बोलते हैं, यानी कि खाना, फूड मतलब खाना, सही खाना, खाना खाने से मतलब क्या है, सही खाना, न्यूट्रिशियस खाना मतलब पोषण, और जो न्यूट्रिशन मतलब आप जानते हैं पोषण, और जो हेल्थ है हमारा सेहत के बारे में, मतलब फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये चीज़ के बारे में हर एक एसएजी में चर्चा होना चाहिए। बच्चों को अच्छा खाना देना चाहिए, सब्जी में क्या होगा, फल में क्या होगा, मीट, मतलब हर चीज़ में किचन गार्डन बनाने से क्या फ़ायदा है और साफ़ सफाई से क्या फ़ायदा है। मतलब देख लीजिएगा, वाटर एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी कि पीने का पानी के बारे में उनको हम जागरूकता करना चाहिए। और हमारा जो खुद का जो हाइजीन से स्वच्छता के बारे में बताएंगे। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करना चाहिए, टॉयलेट यूसेज के बारे में बात करेंगे। जब अगर ये नहीं करेंगे तो कितना हम कमाने के लिए स्रोत बताते हैं, वो कमाते होंगे, असेट बिल्ड करते होंगे, कमाने के बाद वो पैसा पूरा, अगर इनको पानी के बारे में पता नहीं है, उनको सैनिटेशन के बारे में पता नहीं है, उनको अपना व्यक्तिगत हाइजीन के बारे में पता नहीं है, तो उनको खाने के बारे में पता नहीं है, जेंडर के बारे में पता नहीं है, तो ये बेकार में जाएगा। इसीलिए इसके ऊपर अच्छी तरीका की चर्चा होना चाहिए हमारा दूसरी मीटिंग में। और नेक्स्ट जो हमारा एजेंडा है आजीविका पर चर्चा। आजीविका मतलब आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ संसाधन, यानी कि हम इतना, हमारा मिशन का नाम ही आजीविका है। जब तक हमारा कि किसी का आजीविका नहीं बनेगा तो उनका आमदनी नहीं बढ़ेगा, अगर आमदनी नहीं बढ़ेगा तो उनका परिवार में ये जो हम सोशल डेवलपमेंट बात कर रहे हैं वो नामुमकिन होगा। इसीलिए ये आजीविका कितनी तरह की आजीविका, यानी कि हमारा जो कृषि संबंधित जो आजीविका कुछ रहता है, मतलब फसल उगाना, खेती बाड़ी करना वगैरह वगैरह चीज़ों, और जो नॉन फार्म, यानी कि छोटे मोटे दुकान लगाना चाहिए, ये नहीं तो कोई बकरी पालन हो, मतलब जो मछली पालन हो, मतलब जो भी चिकन सेंटर हो, अलग अलग तरीके की जो व्यवसाय है जो गैर कृषि संबंधित, वो ऐसी व्यवसाय, मतलब कोई ड्राइवरी काम करना है तो कोई ट्रक खरीदने का हो, ऑटो चलाने का हो, कोई किराना स्टोर रखने का, कोई मतलब चक्की मशीन रखने का, कोई राइस मिल रखने का, कोई दाल मिल रखने का, मतलब अलग अलग तरीके की जो आजीविका का स्रोत है, वो सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारा जो संकुल स्तरीय संगठन की एरिया में कितने तरह की लोग, कितने तरह की जो क्या बोलते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या छोटी मोटी आजीविका कितने लोग कर रहा है, और ये आजीविका संबंधित कितने योजना भारत सरकार के द्वारा है और कितने योजना अपना राज्य सरकार के द्वारा है, क्या कितने लोग उसमें लाभार्थी हो सकता है, कितने लोगों की कौशल विकास करने का ज़रूरत पड़ता है, कितने लोग अपना मतलब एप्लीकेशन दिया है हमारे साथ वो काम करने के लिए। मतलब प्रोड्यूसर ग्रुप के बारे में, उत्पादक समूह के बारे में आप सुने होंगे, उसके बारे में भी बात करना है। प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में भी हम बात करना है यहाँ पे, उसको प्रमोट कैसे करना, अगर प्रमोट करने वाले को उसको उसके ऊपर कैसे हम सहायता करना, आदि चीज़ों के बारे में हम विशेष तौर पर यहाँ पे आजीविका के ऊपर बात करना चाहिए इस एजेंडा बिंदु में। और जो अभिसरण पर चर्चा, यानी कि अभिसरण बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो आजीविका मिशन पहले दिन से बोल रहा है, सिर्फ आजीविका मिशन की मार्गदर्शन में ही पूरा गरीब लोग गरीबी से बाहर नहीं आएगा, ताकि बहुत सारे विभाग है, भारत सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, बहुत सारा कल्याणकारी योजना है, दोनों सरकारों के द्वारा अमल में है। सो इसीलिए अगर हम उन विभागों से बातचीत ना करेंगे, उन विभागों से तालमेल नहीं बनाएंगे, उन विभागों से मिलके काम नहीं करेंगे, उसके द्वारा जो मिलने वाला फ़ायदा हमारा जो वंचित समुदाय का लोग, हमारा टारगेट ग्रुप को नहीं मिलेगा, तो हमारा लोग जल्दी से जल्दी बाहर आने में बाधा पहुंचेगा। इसीलिए बातचीत करना चाहिए ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जो भी लेवल पे। इसीलिए CLF जो है अपनी लेवल पे, जो विकास खंड की स्तर पर जो भी बैंक मैनेजर रहता है, BDO रहता है, जो तहसीलदार रहता है, अलग अलग विभाग
विभागों की जो लोग रहता है उनसे बातचीत करके मिल के काम करना, उनकी द्वारा जो भी कल्याणकारी योजना है वो हमारा मेंबर को दिलवाने का काम करना है। और निश्चित तौर पर हमारा ग्राम संगठन की लोगों को यही बताना चाहे कि हर ग्राम संगठन वाले अपना पंचायत की जो आम सभा बैठक साल में 2 बार होता है उसमें जरूर भागीदारी लेना चाहिए, और हमारा जो वल्नरेबिलिटी विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान के बारे में भी चर्चा करना चाहिए, और उसमें हमारा दीदी लोगों का योगदान क्या होना चाहिए, और ग्राम सभा में हाजिर होने से फ़ायदा क्या है, और कितने लोग हाजिर हो रहा है, कितने लोग नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहे हैं उनको होने जैसा करने का जिम्मेदारी हर वीवो को देना चाहिए। ये अभिसरण के बारे में हम यहाँ पे बात करना चाहिए। और जो लास्ट है अन्य मुद्दा जो भी होता है, वहाँ की जो लोकल इश्यू जो भी होता है, कहीं कहीं नए नए चीज़ जो ऊपर से भी बताया जाता है आजीविका मिशन के द्वारा, जो भी चीज़ें कोई मुद्दा हमारा सदस्य भी बताते हैं, तो ऐसी कोई घटना हुआ होगा तो वो घटना के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी बात करते हैं, कोई बुरा प्रैक्टिस जो भी हुआ था उसके बारे में वहाँ पे सबकी अनुमति से अन्य चीज़ों के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। इतने सारे बिंदु के ऊपर दूसरा मतलब संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति की दूसरी बैठक में ये सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था हर विषय के लिए कितना समय है, समय प्रबंधन, यानी कि विषय की ऊपर जो विषय है उसका जो महत्व के हिसाब से उसका समय आप तय कर लीजिएगा, ताकि आपका जो भी समय है वो समय को आप सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया गया आपको, तो क्या है कि ये पूरा बैठक खत्म होने के बाद वो पूरा मीटिंग मिनट्स पढ़ के सुनाना है, सुनने के बाद सभी का हस्ताक्षर लेने के बाद सबको धन्यवाद देते हुए बैठक को समाप्त करना चाहिए। ये है संकुल स्तरीय संगठन की दूसरा बैठक की एजेंडा बिंदु है। ठीक है, आप भूलिए मत, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत आप सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।